हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांख्यिकी के बारे में, है ना। सांख्यिकी के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैट के बारे में बात करेंगे, जो इन्वायरमेंटल साइंस में भी आता है और अलग अलग हर सब्जेक्ट में स्टैट का कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातों को सुनना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। इससे पहले कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि SWMG नाम से एप्लीकेशन है, अपनी प्ले स्टोर में ऐप है। ठीक है, इस ऐप पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्लीट पेपर 1 जिसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर्स होंगे। और पेपर 2 में EVS कोड नंबर 89 EVS पढ़ते हैं। ठीक है, और अभी आपके लिए पॉलिटी भी आ रहा है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए जो है 15 अगस्त के लगभग हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अपडेट रहिए, जुड़े रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और ये देखिए, ये क्वेश्चन से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन है, टाइम क्लॉक बाय एन एथलीट इन ए 100 मीटर रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल। आपको पता है वेरिएबल्स जो होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये सब होते हैं। तो आपको ये पूछा है कि टाइम क्लॉक्ड, ये टाइम की बात पूछी है, यहाँ पे ध्यान रखना। टाइम क्लॉक्ड बाय एन एथलीट इन 100 मीटर रेस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वेरिएबल। तो टाइम क्लॉक किस में आएगा, बताइए प्लीज। तो आप एक चीज याद रखना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस आना इनमें से ही है, और इसका आंसर कंटिन्यूस है। कैसे होता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूस क्या है। नॉमिनल के बारे में तो आपको पता ही है, सिर्फ आपको एक तरह से नेम और जेंडर की बात करता है, मेल फीमेल, सो एक डाटा बताता है, वो नॉमिनल होला है। और ऑर्डिनल जो ऑर्डर बताता है, जैसे हैप्पीनेस का ऑर्डर है, हैप्पी, अनहैप्पी, वेरी हैप्पी, तो ये ऑर्डिनल है। तो हमें बात अभी करनी है, जो मेन मुद्दा है समझने का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में समझने की बात करनी है। इसका आंसर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो कैसे है देखना, इधर डिस्क्रीट डाटा लिखे हुए हैं और इधर कंटिन्यूस डाटा लिखे हुए हैं। डिस्क्रीट डाटा आर काउंटेबल एंड फाइनाइट। याद रखना, जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल फाइनाइट रहेंगे वो, और काउंटेबल होंगे। इस बात को ध्यान रखना, डिस्क्रीट डाटा होंगे वो फाइनाइट होंगे, और क्या होंगे, वो काउंटेबल होंगे। ये बात याद रखना, डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हम एक बात याद हम कर लेते हैं, जिस इतना सा हमें दिमाग में आता है कि पॉइंट वाला कंटिन्यूस हो गया, ये बात ठीक है, जिसमें पॉइंट नहीं हो डिस्क्रीट हो गया। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो गहराई से। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक फाइनाइट आ जाता है डिस्क्रीट में, जहां पे एक तरह से हम पॉइंट की बात नहीं करते। और कंटिन्यूस डाटा है वो आर मेजरेबल, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल। ये दशमलव में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। ठीक है ना, दशमलव में आते हैं। जैसे आप पॉइंट में कोई बात करें, जैसे मैं हाइट की बात करूं, ठीक है, हाइट की बात करूं, वेट की बात करूं, जैसे 5.1 हो गया, तो ये है पॉइंट में जो आ रहा है, एक तरह से वो कंटिन्यूस डाटा हो गया। और जो फाइनाइट में होता है वो किस में आ गया, डिस्क्रीट में आ गया। और समझने की कोशिश करिए, डिस्क्रीट डाटा रिप्रेजेंटेड मेनली बाय द बार ग्राफ। ये बात याद रखना, डिस्क्रीट डाटा होते हैं वो बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो कंटिन्यूस डाटा होता है वो हिस्टोग्राम में। इसमें आपको पता है क्या होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में ऐसे होता है, जैसे ये हो गया, ये बार ग्राफ है, ठीक है ना, ये बार ग्राफ हो गया। अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं तो हिस्टोग्राम में क्या है फ्रेंड्स, ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये मिले हुए होते हैं आपस में, ये कॉन्टिन्यूस होता है, देखो, ठीक है ना, ये होता है हिस्टोग्राम। तो ये कॉन्टिन्यूस है ना, देखो ये मिले हुए आपस में, कोई स्पेस नहीं है बीच में, और इनमें स्पेस है बीच में, तो ये स्पेस वाला है वो डिस्क्रीट है, और जो बिल्कुल अटैच है, बिल्कुल मिले हुए हैं, वो हिस्टोग्राम है, और वो कॉन्टिन्यूस डाटा है, कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं पॉइंट में, बिल्कुल वैल्यूज मिली हुई है। ठीक है, तो यही बात है। देखो डिस्क्रीट डाटा है स्पेस बिटवीन द वैल्यूज, देखो डिस्क्रीट में स्पेस है ना वैल्यूज के बीच में, लेकिन कंटिन्यूस डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस सीक्वेंस, ये कंटिन्यूस सीक्वेंस में है। हिस्टोग्राम की इसे समझ गए होंगे आप ग्राफ से। ठीक है, तो जहां फाइनाइट हो, जहां पे दशमलव ना हो, तो वहां डिस्क्रीट है, जहां पे डेसिमल हो, ठीक है, और वहां पे जैसे हिस्टोग्राम है, कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा चलते रहते हैं, वो क्या है, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो, जैसे किसी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओगे, तो वो आप पूरा वैल्यू बताओगे, उसमें पॉइंट्स में तो बताओगे नहीं, तो ये डिस्क्रीट हो गया। नंबर ऑफ डेज बताओगे एक वीक में, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पॉइंट में तो बताओगे नहीं, तो वो डिस्क्रीट हो गया। और अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस में, टेम्परेचर है ना, वो हो गया, वेट हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया,
या फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूं, उससे और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे डिस्क्रेट के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया कंपनी में, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट में तो बताओगे नहीं कि 5.4 एम्प्लॉय है वहां पे। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गया, ठीक है, डेज इन वीक अभी जो बात की थी। और एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डाटा में टाइम टेकन, कोई भी काम को फिनिश करने में, जैसे एक क्वेश्चन था टाइम टेकन टू फिनिश एनी वर्क, उसमें कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। हाइट ए पर्सन, स्पीड ऑफ ए व्हीकल, ठीक है, और मार्केट शेयर प्राइस, ये सारा किस में आएगा, कंटिन्यूअस में आएगा। बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिटेल से क्वेश्चन, इसकी गहराई को समझना। हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं और एग्जाम्पल दे के पूछ लेते हैं और हम अटक जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाहता हूं और वही आपको समझना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है इन ए क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स, एक क्लास है उसमें 13 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट फेल्ड इन द टेस्ट, और तीन जो स्टूडेंट है वो फेल हो चुके हैं। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हु पास्ड, और वो 10 विद्यार्थी जो पास हुए हैं उनके नंबर इस तरह से हैं 6, 9, 4, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 5, ठीक है। द मीडियन वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स इज, इसमें 13 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल, उनकी मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, जब मीडियन वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना, मीडियन वैल्यू निकालनी है तो एक बात याद रखना, अगर आपको ओड नंबर दिया हुआ है तो n+1/2 होगा, और इवन नंबर दिया हुआ है तो n/2 होगा। ये क्या है, जो नंबर दिए हुए हैं वो, अगर आपको नंबर ओड दिए हुए हैं तो n+1/2 होगा, और अगर आपको इवन दिया हुआ है, सम संख्या दी हुई है तो n/2 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए ना फ्रेंड्स, उसी पोजीशन को तो देखोगे मीडियन में। तो आराम से देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आपको 13 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 13, तो ये कैसा नंबर है, एक विषम संख्या है, ठीक है ना, एक ऑड नंबर है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 13 + 1/2 यानी कि 14/2 यानी कि 7, 7वीं पोजीशन का जो वैल्यू रहेगा वो मीडियन रहेगा। तो अब देखते हैं अब क्या करना है, जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के जो पास हुए हैं उनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए। तो लगाइए, सबसे कम कितना है, 4 है, उससे ज्यादा 2 स्टूडेंट के कितने हैं, 5 हैं, तो 5, 5, उसके बाद 1, 2, 3 स्टूडेंट के 6 है, ठीक है, उसके बाद 2 स्टूडेंट के 7 हैं, ठीक है, 1 स्टूडेंट के 8 है और 1 स्टूडेंट के 9 है। ये हो गए 10 स्टूडेंट हो गए क्या, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टूडेंट हो गए। और आपको कौन सी पोजीशन चाहिए, 7वीं पोजीशन पे जो नंबर है वो मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है जो ध्यान देनी है, अब ये 3 स्टूडेंट फेल हुए हैं, इसमें आपको 13 स्टूडेंट्स का मीडियन वैल्यू याद करनी है। तो अब 3 स्टूडेंट फेल जो हुए हैं उनके नंबर 4 से तो कम ही है, क्योंकि 4 वाला तो पास ही है, देखो पास के मार्क्स दिए हुए ना ये, तो 4 वाला तो पास ही है, 4 से कम है ना 3 स्टूडेंट्स के, तो इधर कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू मान लो, लेकिन वो 4 से कम है, 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो वो 3 स्टूडेंट इधर आ गए। अरे आ गए कि नहीं आ गए, अब इन 3 स्टूडेंट्स को भी तो काउंट करोगे, क्योंकि आपको 13 में से मीडियन वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखो 1, 2, 3, 7वीं पोजीशन गिनो, इनको 3 भी गिनना है, और ये 4 से इधर ही आएंगे, 4 से कम नंबर ही है ना फ्रेंड्स, अरे 4 से कम ही है ना जो फेल हो गए, तो हाँ जी समझ गए, चलो गिनो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पोजीशन पे क्या है, 6 नंबर है, तो ये मीडियन वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 6 क्या है, मीडियन वैल्यू है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मीडियन पोजीशन यहाँ निकाली थी ना 7th पोजीशन, तो हम गलती क्या कर देते हैं, यहां से गिनना स्टार्ट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये निकाल देते हैं हम। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वो 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं, तो सीधी सी बात है, मिनिमम वाला 4 वाला पास है, तो 4 से कम वाला तो फेल है तीनों, लेकिन है तो उनको मार्क्स कुछ तो होंगे, 0 कुछ तो है ना, क्योंकि 13 में से निकालना है, तो इसलिए टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ इन 3 को इधर गिनना है, 3, 4, 5, 6 और 7वीं पोजीशन पे है 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो गया है। मीडियन वैल्यू क्या है इसकी, 6 है। चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत शानदार। अब एक क्वेश्चन आया है, इसको देखिए, रिग्रेशन, ये रिग्रेशन से बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिग्रेशन एक तरह रिग्रेट, बैक की तरफ जाना होता है, रिग्रेशन करना, ठीक है ना। ये रिग्रेशन एक तरह से कोरिलेशन, रिग्रेशन, इनके बारे में मैं बात करूंगा, एक तरह से कोरिलेट करते हो ना चीज़ों को, वैसे ही इसी में से एक रिग्रेशन आता है,
ठीक है, उसको बात को समझेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, उनको ध्यान से समझना। और यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो ये पूछा है, फॉर ए रिग्रेशन मॉडल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर इज 25 और एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर इज 75, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये तो सीधा का सीधा फॉर्मूला है। अगर वैल्यू निकालनी हो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की तो क्या होगा, ऊपर आएगा एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर और नीचे आएगा टोटल। ठीक है, टोटल में क्या है, अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड, बस ये फॉर्मूला लगा दो। तो एक्सप्लेन्ड कितने हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर 75 है और टोटल यानी कि अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड, तो अनएक्सप्लेन्ड कितने हैं 25, एक्सप्लेन्ड कितने हैं 75, तो क्या हो गया 100, 75 बटे 100 तो क्या आ गया 0.75 ही आ गया ना। अरे 75/100 आ गया ना, तो दो ये लो 0.75 आ गया, ये 0.75। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर अपॉन टोटल। तो टोटल में क्या है, अनएक्सप्लेन्ड प्लस एक्सप्लेन्ड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ बात कर रहा हूं कोरिलेशन, रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में, इसको ध्यान से देखना है। अब इसमें माइनर चीजों को समझने की कोशिश करना। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल जो चर होते हैं मतलब जो वेरी करते रहते हैं, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। इनका रिलेशन क्या है, यानी कि एक वेरिएबल चेंज हुआ तो दूसरा चेंज हो रहा है। ठीक है, इनका क्या आपस में एग्जिस्ट करते हैं, क्या रिलेशनशिप है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा बढ़ता है तो ये पहला घटता है, इस तरह से क्या रिलेशन है 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच। अगर ये चीज देखते हैं तो ये है कोरिलेशन। ठीक है, एक टर्म है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या चीज होती है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। अब देखो ये तो सीधा क्या बता रहा है, कोरिलेशन एक रिलेशनशिप बता रहा है कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घट रहा है ये बढ़ रहा है, तो ये रिलेशनशिप बता रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है तो कितना घट रहा है, दिस इज द स्ट्रेंथ, यानी कि 1 गुना बढ़ रहा है तो वो 2 गुना बढ़ रहा है क्या, या 3 गुना कम हो रहा है क्या, किसी भी तरह की जो स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ 2 वेरिएबल्स, अगर उस स्ट्रेंथ की बात करता है तो वो बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये कीवर्ड याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप की बात करता है। अगर बात करूं मैं रिग्रेशन की, देखना रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप, यहां एवरेज शब्द है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा। इसमें 2 कीवर्ड याद रखने हैं, एवरेज रिलेशनशिप, ठीक है, और किस टर्म में, ओरिजिनल जो यूनिट ऑफ द डाटा है उसकी टर्म में। ठीक है, अब एक इसमें रिग्रेशन शब्द जब दिया गया था शुरू में तो क्या स्टडी हुई थी, देखो इसमें आप पढ़ोगे तो यहां एक बात मिलेगी, कैसे ये बात निकल के आई, कैसे ये टर्म निकल के आई। एक्चुअली में ये ऐसा एक रिसर्च हुआ जिसमें जैसे मान लो कोई टॉल है, टॉल जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, और कुछ है जिनकी हाइट कम है, तो टॉल के सन को लिया गया और जिनकी हाइट कम है उनके सन को लिया गया पुत्र। ठीक है ना, लिया गया। तब अब देखना, इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे टॉल जो लोग हैं और जो स्मॉल है, थोड़ा हाइट में कम है, उनके पुत्र लिए गए, इनके सन लिए गए और इनके सन लिए गए। ठीक है, तो अब पता लगा कि इसके जो टॉल जो हैं उनके पुत्र भी, या जो भी उनके जो डॉटर पुत्र जो भी थे, ये भी टॉल थे, और इनके स्मॉल के ये भी स्मॉल, ठीक है, हाइट में थोड़ा कम थे। लेकिन उनका एवरेज निकाला गया ना और इससे मैच किया गया तो ये उल्टा हो गया, रिग्रेट हो गया। मतलब ये जो अपना ओरिजिनल यूनिट से जब इनका एवरेज निकाल के और इनको साथ कंपेयर किया गया तो ये बात रिग्रेट हो गई, उल्टी हो गई। मतलब इधर तो टोल दो हस्बैंड थे मान लो, है ना, उनके जो हुए तो टोल ही हुए, ठीक है, और ये स्मॉल के स्मॉल हुए। ये तो एक रिलेशन बना चल रहा था, को रिलेशन, लेकिन इनका एवरेज निकाल के आपस में मैच किया गया तो ये रिग्रेट हो गया। रिग्रेट का मतलब अगर जिनके एवरेज निकाला गया स्मॉल का, ठीक है ना, इन छोटी हाइट वालों का जो निकाला गया एवरेज, वो इसकी हाइट से ज्यादा मिले, ये स्मॉल वाले एवरेज ऊपर वाले के एवरेज से, ठीक है। तो ये जो रिग्रेशन हुआ, ये रिग्रेशन की उत्पत्ति यहां से हुई है। बात समझने की कोशिश की आपने, समझा मैंने क्या समझाया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बात तो याद रख लो, दिस इज द एवरेज रिलेशनशिप। किससे, ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डाटा के साथ जो एवरेज रिलेशनशिप है वो बात करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं फ्रेंड्स आपको, प्रॉपर्टीज है
रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। याद रखना फ्रेंड्स, ये हर बार यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट से, ठीक है। एक एक टर्म को याद कर लो, ये एग्जाम का टाइम है तो ये याद कर लो आप। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और ये है देखो ये, ठीक है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसे दिखलाते हैं, ये जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और एक है द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड यूनिटी, 1 से एक्सीड नहीं हो सकती, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वैल्यू उसमें ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरी एक से कम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देयरफॉर इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी द अदर मस्ट लेस देन यूनिटी, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट उठ के आता है क्वेश्चन। उसके बाद साइन की बात आती है, द साइन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी द सेम, तो साइन होगा वो सेम होगा, है ना, दे विल बी आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये पॉसिबल नहीं है कि वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, ये याद रख लेना। ये हम कभी डिटेल में भी बात करेंगे, एग्जाम के हिसाब से आप इन बातों को याद रखना, ठीक है। और एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन, ये उत्पत्ति चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहां से इंडिपेंडेंट नहीं है, बट नॉट ऑफ द स्केल, ये बात याद रखना। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओरिजिन वाली बात कुछ याद आई? अरे याद आई क्या? ठीक है, रेशियो वगैरह कुछ याद आया? चलो समझ लेना, उन सारी बातों को याद करनी है, बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू +1 इज, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू +1 इज, क्या है इसको अभी आप करके देखना। इसमें एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को देखना, ये नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व है, इसमें देखना, इसमें एक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है। अगर +1 से -1 होता है तो कितना होगा, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई है। 0 से -1 होगा तो कितना होगा, 0 से +1 होगा तो कितना होगा, तो इन वैल्यूज को याद रखना। जैसे +1 से -1 जाएगा तो कितनी वैल्यू हो गई, 34 कितना हो गया, 68.26, ये कितनी वैल्यू है, 68.26। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि +1 से -1 का डेविएशन होगा ना, तो लगभग 68.26% डाटा है ना वो इसने ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि +1 से -1 एक डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आपने कितना डाटा लिया है कैलकुलेशन के लिए, कितना लिया है, लगभग 68.26%, ठीक है ना। अगर पूछे कि 0 से +1 कितना लिया है तो 34.13, अगर 0 से -1 लिया है तो कितना हो जाएगा, 34.13। अगर ये पूछे कि आपको +1 से -2 है तो ये वैल्यू भी जुड़ जाएगी। अरे बात समझे कि नहीं समझे, यानी कि या फिर ये पूछे +2 से -2 कितना है तो 68.26 तो हो गया, +1 से -1 ये वाला 68.21, ये 26, ये समझ में आ रहा है ना बात, ये डाटा, ठीक है। अगर आपको कहे +2 से -2 में कितना डाटा है तो ये और जोड़ दो, 36, 13 और 13 26, लगभग 27, 27.5 और जोड़ दो, 68 के अंदर लगभग 27 जोड़ दो, 8 7 15, 6 2 8 1 9, लगभग 95% डाटा यहां से यहां तक लिया जाता है, ठीक है ना, 95%। बात समझ रहे हो, तो ये है डाटा कितने लिए हैं। तो आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से कहां हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, या +2 से -2 हो रहा है, +3 से -3 हो रहा है, ये और बढ़ जाएगा अगर +3 से -3 लोगे तो ये वैल्यू याद रखनी है, आप इतनी वैल्यू याद रख लेना कि 0 से +1 भी 34.13 होती है और 0 से -1 भी 34.13 होती है, या फिर +1 से -1 68.26 होती है, इन दोनों को जोड़ दिया। अगर इसका +2 से -2 की तरफ लगभग 95 के लगभग होती है, तो ये डाटा, ये दो वैल्यू भी याद रखोगे तो शायद ये आपकी बात बन जाए, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या पूछा है, उस क्वेश्चन को देखना, क्या क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है -∞ to +1। तो चलो बात करते हैं,
ये देखो यहाँ पे 0.3 है, ये याद रखना 13 नहीं है, 0.3% है, तो ये माइनस इनफाइनाइट, माइनस की है, ये इनफाइनाइट चली गई, ठीक है। तो ये 0.3 से लेके पूछा है, 0.3 से लेके कहाँ तक, +1 यहाँ तक पूछा है, यहाँ तक पूछा है, तो यहाँ तक के डाटा जोड़ लो, 0.3, 2.14, ठीक है, ये जोड़ना है बस, कहाँ तक, +1 तक, 13.59, ठीक है, और 34 और 34 अपने जोड़ दिया, यहां तक आना है ना, तो 68.26 ये जोड़ लो, कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 9 16 और 6 कितना हो गया, 16 और 6 22, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 1 2 और 1 3 3 6 6 6 6 और 8 14, 4 बच गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 84.12, ठीक है, ये आ गया 84 आ गया लगभग, ठीक है, ये परसेंट में आया है, किसमें 84% आया है लगभग। और यहाँ पे वैल्यू देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे परसेंट में नहीं दी हुई है, नॉर्मल दी हुई है, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.84 लगभग आ गया, ठीक है, तो राइट आंसर ये आ गया। ये बस कुछ वैल्यूज ही याद रखनी है और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कुछ वैल्यूज याद रखोगे तो हो जाएगा। ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें वैल्यूज याद रखनी है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से हमें +1 तक याद करना था, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज इट्स लॉन्ग टेल टू द लेफ्ट। ये बिल्कुल दोनों बात ठीक है फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है फ्रेंड्स। ये डायग्राम में भी देखा जा सकता है आपको, देखो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आप देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, देखो सिमेट्रिकल में क्या है, मीन मीडियन और मॉड है ना, जो सिमेट्रिकल है इसमें मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपको पता ही रहता होगा कि ये नेगेटिव स्क्यू हो गया, पॉजिटिव स्क्यू हो गया, ठीक है। और ये जो नया टर्म आपको लग रहा होगा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देख लो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नहीं, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो यही स्टेटमेंट 1 में बोला गया था ना फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया था, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड ये है, और नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हैज इज लेफ्ट लॉन्ग टेल टू द लेफ्ट, यानी कि इसकी नेगेटिवली ये है, इसकी लेफ्ट है वो लॉन्ग टेल होती है, देख लो लेफ्ट लॉन्ग टेल है, अरे है कि नहीं, तो यही तो बात है, यही तो बात है, ये याद कर लोगे क्या। और यहां पे याद रखना मीन मीडियन और मॉड को, भूल मत जाना, मीन मीडियन और मॉड को याद रखना है, मीन मीडियन और मॉड को, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये इक्वल होता है मीन मीडियन और मॉड। चलो आप मुझे बताओ नेगेटिवली स्क्यू में और पॉजिटिवली स्क्यू में मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है, कौन सबसे बड़ा है, डायग्राम देख के बता दो, ये तो रिप्रेजेंटेशन देख के बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल में तीनों बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया, और आपको सारी बातें आई थिंक समझ में आई होगी फ्रेंड्स। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातों को सुनना है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे सब बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स। और एक बार फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। यहाँ पे कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं हम, ठीक है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब है, पेपर 2 EVS पढ़ते हैं जिसका कोड नंबर 89 है, और पॉलिटिकल साइंस भी हम लेके आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस इस पे, ठीक है। तो ये लगभग 15 अगस्त के लगभग हम चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं, तो आप वेट करिए और जुड़े रहिए, और ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आपका JRF हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब लोग अपने चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें और हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।